कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे पता है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि स्कूलें तो अभी बंद पड़ी हैं और बच्चे घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर और हमारी वेबसाइट दोनों पर आप अच्छे से ये पढ़ाई कर सकते हैं अपनी साइंस की, और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैंने बहुत ही सरल तरीके से और सरल भाषा में ये नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, तो आप मन लगाकर पढ़ें। एक बार हमारी वेबसाइट है www.studylearner.in पर आप जाकर सर्च करें, और हमने वहाँ पर क्वेश्चन सोल्व की जो क्विज़ है वो भी रखी है। उसमें आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है और आप प्रश्न करके और अपना स्कोर भी देख सकते हैं, उत्तरों की जांच भी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे हमने इस पार्ट के पहले वीडियो में मेंडल के जो परिचय, उनका नियम और अपने मटर के प्रयोग वो हमने देखे थे। दूसरे में हमने नियमों को समझने के लिए तकनीकी शब्दावली है उसका प्रयोग किया था, देखे थे। और आज हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिनका आज हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा गया है। तो ये हमने पढ़ लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अभी। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी आप आनंद लें। देखिए, यहाँ पे जो विषय वस्तु हम पढ़ने वाले हैं वो है मेंडल के वंशागति के नियम। सबसे पहला प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता के नियम में हम इसके उदाहरण भी पढ़ेंगे। प्रभाविता के नियम का चेकरबोर्ड के द्वारा हम निरूपण भी देखेंगे यहाँ पे, और प्रभाविता के नियम का निरूपण एकल संकर संकरण के द्वारा भी हम देखेंगे। यानी जो प्रभाविता का नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित होता है। अब पहला नियम, प्रभाविता का नियम। देखिए, प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर के परिणामों पर आधारित होता है। यानी एक संकर संकरण होता है, उसके परिणामों पर आधारित होता है। क्या है इस नियम में? देखिए, इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है तो लक्षण F1 पीढ़ी में, यानी जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है, तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। यानी रिसेसिव कैरेक्टर्स और डोमिनेंट कैरेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंट कहेंगे हम प्रभावी को, और जो प्रभाव नहीं दिखाएगा उसे हम कहेंगे अप्रभावी। तो यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम। प्रभाविता के नियम के उदाहरण देखिए, शुद्ध या समयुग्मजी लंबे, जिसे हम कह सकते हैं कैपिटल टी, ये शुद्ध समयुग्मजी लंबे पौधे हैं। कैपिटल टी है वो लंबेपन का कारक है। पौधे को शुद्ध या समयुग्मजी यानी बोने यानी स्मॉल टी पौधे के साथ संकरण कराया जाता है तो प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे या विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये लंबे शुद्ध लंबे हैं और ये शुद्ध बोने हैं। जब इनके मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, जिन्हें हमें विषम युग्मजी लंबे भी कहते हैं, ये प्राप्त होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे चेकरबोर्ड है इसका। चेकरबोर्ड के द्वारा हम इसको समझ रहे हैं कि शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा है और शुद्ध बोना पौधा है। यानी कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा और ये शुद्ध बोना है। देखिए, ये जनक पौधे हैं। अब जनक पौधों में जब संकरण कराया जाता है तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये नर युग्मक हैं, और स्मॉल टी ये हमने मादा युग्मक लिए हैं। अब जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में हमें देखो 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। ये लंबा संकर, ये भी लंबा संकर, ये भी लंबा संकर और ये भी लंबा संकर। यानी सभी पौधे लंबे हैं, लेकिन कैसे हैं? अशुद्ध लंबे हैं। यानी यहाँ पे जो लंबेपन का जो कारक है वो यहाँ पे प्रभावी है।
तो हमने ये पहले जो प्रभाविता का नियम है उसकी हमने ठीक ठीक क्या कर ली है, यहाँ पे व्याख्या कर ली है। देखो यहाँ पे 100% संकरित लंबे पौधे हमें प्राप्त होते हैं। अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसे। यानी यहाँ पर जो लक्षण हैं वो पृथक पृथक रहेंगे। देखिए पृथक्करण का नियम है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पृथक्करण के नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद में उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पे इसका निरूपण करेंगे, और पृथक्करण के नियम का निरूपण हम एक संकरण के द्वारा भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पृथक्करण का नियम क्या कहता है। देखिए पृथक्करण का नियम मेंडल के एक संकरण पर आधारित है। तो ये बात भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि मेंडल के जो नियम है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, किस प्रकार के संकरण पर आधारित है। तो यहाँ दोनों में ही एक ही जवाब होगा, एक संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1PD के संकर या विषम युग्मजी संतति के बीच जब संकरण कराया जाता है तो युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मकों में पृथक पृथक रूप से चले जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी यहाँ पे जो लक्षण हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए इस नियम का नाम क्या हुआ, पृथक्करण का नियम। और जब अलग अलग हो जाएंगे तो अपने आप ही ये शुद्ध हो जाएंगे, इसलिए इस नियम को शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी या जीन होता है जो अपने लक्षण के लिए शुद्ध होता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं इसको कि समयुग्मजी लंबे यानी कैपिटल टी एवं समयुग्मजी बोने स्मॉल टी पौधों में संकरण कराया जाता है तो F1PD में सभी पौधे विषमयुग्मजी लंबे पौधे हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि अभी हमने प्रभाविता वाले में देखा था वैसा ही यहाँ पे है। अब आगे देखिए, विषम युग्मजी कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हमें F1PD में प्राप्त हुए थे, संतति में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ हैं, लेकिन एक दूसरे से संदूषित या प्रभावित नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, जिस कारण F2PD में बोनेपन यानी स्मॉल टी का लक्षण है वो फिर से प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे F2PD में जो बोनेपन का जो कारक है वो वापस आ जाता है। F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात आप देख सकते हैं यहाँ पर 3:1। F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 प्राप्त होता है, यानी 3 पौधे लंबे प्राप्त होंगे और 1 पौधा बोना प्राप्त होगा, तथा जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे 1 पौधा समयुग्मजी, 2 विषमयुग्मजी और 1 समयुग्मजी बोना प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे आप इस चेकर बोर्ड के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ये विषमयुग्मजी लंबे पौधे हैं जो हमें F1PD से प्राप्त हुए थे, ये अब यहाँ पे जनक होंगे और इनसे जो युग्मक बनते हैं उनके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी हमें ये 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। इनका जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो 3:1 प्राप्त होता है। तीन अनुपात 1 प्राप्त होता है और जीन प्रारूप अनुपात है वो 1:2:1 प्राप्त होता है।
यानी 3 पौधे लंबे होंगे, 1 पौधा बौना होगा। और विषम ये जीन प्ररूप अनुपात में देखते हैं कि 1 पौधा शुद्ध लंबा है, 2 विषम 2 अशुद्ध लंबे हैं और 1 शुद्ध बौना है। इस प्रकार ये अनुपात हमें प्राप्त होता है। अब आगे हम तीसरे नियम की ओर चलते हैं, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीसरा नियम है। इसमें यहाँ पे ये द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। इसमें सभी लक्षणों की वंशागति है वो स्वतंत्र रूप से होती है। देखिए स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, इसमें हम नियम पढ़ेंगे, नियम को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे और स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का फिर हम निरूपण भी करेंगे। तो देखिए चलते हैं, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम क्या कहता है। देखिए स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पादपों का संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात सभी लक्षण हैं उनकी वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। फिर देखिए कि दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, इसलिए इस नियम को स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम भी कहते हैं। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए कि मटर के समयुग्मजी पीले व गोलाकार बीज कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाले पौधे का हरे व झुर्रीदार स्मॉल वाई स्मॉल आर वाले बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले व गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं। फिर F2 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के हमें पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें 2 प्रकार के पौधे जनक पौधे के समान प्राप्त होते हैं तथा 2 पौधे हैं वो जनकों से भिन्न प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे जो F2 पीढ़ी है उसका जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो आप देख सकते हैं कि 9:3:3:1 एवं जीन प्रारूप अनुपात है वो 12:24:12:1 प्राप्त होता है। इन अनुपातों को आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चेकर बोर्ड है स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का, यानी जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जनक पीढ़ी है जहाँ पर हमने 2 लक्षणों को एक साथ लिया है, शुद्ध गोल और पीले और शुद्ध झुर्रीदार और हरे। यहाँ पे जब इनमें संकरण कराया जाता है तो हमें 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें गोल व पीले 9 प्रकार के प्राप्त होते हैं, गोल व हरे 3, गोल व पीले 3 और झुर्रीदार हरा वो 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार इनका अनुपात ये हमें 9:3:1 के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे टेबल में कि हमने एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण दोनों के अलग अलग यहाँ पे ये अनुपात देखे हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि एक जो प्रक्रिया होती है परागण की, पॉलिनेशन की, वो क्या होती है। तो आप जैसे छोटी कक्षाओं से पढ़ते हैं कि परागण की क्रिया एक पुष्प के परागकणों यानी जो नर युग्मक होते हैं का पुष्प की वर्तिकाग्र यानी मादा युग्मक तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं कि एक पुष्प के जो परागण हैं वो यहाँ पर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं। परागण है वो 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो ये प्रक्रिया है उसका मेंडल ने भरपूर उपयोग किया था और इसी की सहायता से ये मटर के पौधे में ये आसानी से ये नियम है वो खोजे गए थे। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने जो वेबसाइट है उस पर आपको इनके प्रश्न भी हल करने को मिलेंगे, तो आप वहाँ पर ज़रूर हल करें। अगला वीडियो आएगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।